रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेक बाइट के एक और प्रोग्राम के साथ आपका आरजे मीसम अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट गेस्ट्स बुलाए, डिफरेंट टॉपिक्स को उठाया, ज़्यादातर फिनटेक की साइड पर रहे। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी बात की जाए, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी क्या कर रही है इसको भी ज़रा अहाता किया जाए। स्टार्टअप के हवाले से हम बात करते हैं तो एक इदारा है जिसके नाम से गालिबन आप वाकिफ़ होंगे, नहीं हैं तो आज बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे, जिसको कहते हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। जी हाँ, नशोनुमा होती है यहाँ पर स्टार्टअप्स की। सो ये क्या इदारा है? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में जैसे ये फैला है, इसने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। हमारे एक मेहमान आए थे असफर साहब, जो इसी इदारे के किसी हद तक बल्कि कराची के सरबराह की हैसियत से काम कर रहे थे। आज उसी इदारे के एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशकिस्मती है कि ज़रा हम स्टार्टअप के ऊपर अच्छी गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे इनसे असरार और रुमूज़ स्टार्टअप्स के, और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्या किरदार अदा कर रहा है ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मुआशी शहर कराची में। तो जनाब वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने मेहमान को, और ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अंदील अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। मौसम बेहतर है बाकी शहरों की निस्बत अगर हम बात करें कराची का, क्योंकि अब गर्मी बड़ी पुरूष पर जा चुकी है, तो उम्मीद है आपके लिए भी मौसम खुशगवार रहा होगा। मैं यहाँ आने से मैं सुबह तैयार होना शुरू हुआ था, मैं नहाया, लेकिन कुछ 1.5 घंटे पहले मुझे दोबारा पसीने आ रहे थे। ये मौसम है। तो जो मुझे समझ में आता है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बड़ा अच्छा मौसम होता है। इलावा अजी जो है बड़ा सख्त मौसम। चलिए 12 घंटे बहुत अच्छा मौसम रहता है। अच्छा, कोशिश कीजिए कि इसको हम अगर वहाँ रख लें तो ये जो इक्विपमेंट है ज़रा हसास होता है। ओके जी, तो अंदील साहब पहले तो ये बताइए कि ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हमारे सुनने देखने वालों के लिए क्या है? क्या कोई ये प्राइवेट कंपनी है, सरकारी इदारा है, कोई बीच की चीज़ है, क्या है? नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बताइए। ये अच्छा था कि बीच की चीज़ है। इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 8 NICs पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से 3 NICs LMKT जो इदारा है उसके साथ मुख्तलिफ उसके पार्टनर्स हैं, वो मिलकर के चला रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। सो आपने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर बताया था, इलावा कोयटा में भी मौजूद है, पेशावर में मौजूद है, हैदराबाद, फैसलाबाद और पिंडी। ये 8 NICs हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के अलावा पिंडी में भी मौजूद है? जो पिंडी में है वो जिसको पहले जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट था, अब चकलाला एयरपोर्ट हुआ, वहाँ पे नेस्टेप बन गया, तो वहाँ पे नेस्टेप के ताउन के साथ जो है नेटसॉल चलाता है। लाहौर में भी अब वही चला रहे हैं। ओके। कराची में, हैदराबाद में, पेशावर में जो NICs है वो LMKT कंसोर्शियम पार्टनर्स मिलकर के चलाते हैं। तो कराची में YB ग्रुप उनके साथ है। तमाम NICs जो हैं ये फंड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और उनका एक ज़ेरी इदारा है इग्नाइट के नाम से, इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड। तो गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के हवाले की है, और उसका मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक तेज़ी पाई जाती है, एजिलिटी की बात हो रही होती है वहाँ पे, वो उस एजिलिटी को जो है गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हेल्प आउट कर रहा है। NICs काम करते हैं, 3 महीने काम मुकम्मल करने के बाद रिपोर्टिंग सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, वो उनको देखते हैं टेक्निकल साइड और उसकी फाइनेंशियल साइड, और वो रीइंबर्स कर देते हैं वो कि जी ये काम दुरुस्त हुआ है, ये लीजिए आपके पैसे वापस। और इसी मोड पे तमाम NICs चल रहे हैं। तो उससे ये होता है कि वो इदारों पे ज़्यादा बोझ नहीं आता है, और उससे वैल्यू क्रिएशन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, और सख्त किस्म के मैट्रिक्स हैं, और अच्छी बात है ये मैट्रिक्स सख्त होने चाहिए कि हर साल जो स्टार्टअप्स आपके पास इंक्यूबेट होते हैं उनका एक नंबर होना चाहिए। सही। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात हो रही होती है। हमारे केस में हमें कम से कम 50 स्टार्टअप एक साल में इंक्यूबेट करने हैं, लेकिन हमने उससे ज़्यादा किए। अच्छा, तो इस वक्त तक हम 70 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट कर चुके हैं। और अभी साल 2025 की आप बात करें? जी 2025 की बात करें। 2025 के 2 कोहोर्ट थे, हमने दोनों कर लिए, तो 100% से ऊपर जा चुके हैं। 50 से ज़्यादा हमने स्टार्टअप्स इंक्यूबेट। अभी हम साल के निस्फ तक, वस्त तक नहीं पहुँचे हैं, 4 महीने, 5वां महीना शुरू हुआ है, और ये 2 कोहोर्ट आप करके इतने स्टार्टअप से आगे जा चुके हैं। तो वो क्वार्टर के बेसिस पे, हमारा क्वार्टर डिफरेंट उस पर टाइमलाइन पे चल रहा होता है, लेकिन इस तरीके से काम हो रहा होता है। ये मेन आइडिया है। सो इट्स अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय गवर्नमेंट। मकसद वही है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी जब कोई कारोबार शुरू करना है तो क्या चाहिए होता है, आइडिया चाहिए होता है। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आती है, नहीं इसके लिए वसाइल दरकार होते हैं। वसाइल क्या होते हैं? तो शारा फैसल पे एक दफ्तर, लाखों रुपए का दफ्तर है, उसके अंदर AC, बिजली, पानी, ये तमाम चीज़ें, वो तमाम चीज़ें आप पैकेज करते हैं तो साल के 40 लाख रुपए। और एक नौजवान कहते हैं ये तो नहीं है, ये कहाँ से लाऊं, मेरे अब्बा के पास तो ऐसे कोई पैसे नहीं है। ऐसे वो तमाम नौजवान, वो 80% शहर की आबादी, और इन तमाम शहरों में इस मुल्क की तमाम वो आबादी जिनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं, वो NICs में आते हैं। एक साल की उस इंक्यूबेशन के अंदर उनको दफ्तर, जिस तरीके से ये एक सेफ सिक्योर माहौल है, दफ्तर है, ये मिल जाता है। उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तमाम चीज़ें, नेटवर्किंग हो रही होती हैं।
इस वक्त भी जो बेहतरीन कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, उसके अंदर जैटेक्स है दुबई के अंदर, एक जैसेक अब नई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें इग्नाइट स्टार्टअप्स को हमारे थ्रू राउट करके भेजता है, वो हमसे उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, ज़बरदस्त। और उनको वहाँ भेज रहे होते हैं। मकसद यही है कि जी इनको मौके मिलें, ये वहाँ जाएँ, बिजनेस डेवलप करें। पाकिस्तान में जिसको हम टेक डेस्टिनेशन बनाने की बात करें, वो हो जी हाँ, कि अगर किसी और मुल्क के मुकाबले में हमारे यहाँ वो सर्विसेज उनको अफोर्डेबल लेवल में रही है, तो हमारी चूँकि ज़्यादा आबादी है तो ज़्यादा इंजीनियर्स मौजूद हैं, फ्रीलांसिंग का काम आ सकता है, कंपनी से हम बन सकती हैं। दैट्स द मेन आइडिया कि पाकिस्तान का जो आईटी एक्सपोर्ट है उसको एक्सपेंड किया जाए, $1 बिलियन के अंदर लेके जाया जाए। बिल्कुल सही। और उसके ऊपर ये एनआईसीज और इसके अलावा दीगर कई प्रोजेक्ट्स मिलकर के काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बड़ा आपने तफसीली अहाता कर लिया इन सारी चीज़ों का। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप लोग स्टार्टअप्स को बाहर एक्सपोजर देने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में भेज रहे हैं, ये मुझे नहीं था। बहुत बड़ी बात है और ये लाजमी बात है, बड़ा हौसला अफजा भी हमारे स्टार्टअप्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ हम बताते चलिए अंदील अपने सुनने और देखने वालों को, आप बिल्कुल जी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ते के लिए आप बड़ा जाना पहचाना सा नंबर है, लेकिन हस्बे साबिक हम फिर भी दोहराए देते हैं। आपने अभी फ़ोन उठा के अगर हमें कॉल करनी है, थोड़ा सा ताख़ीर के साथ कीजिएगा ताकि हम थोड़ा गुफ्तगू आगे बढ़ाएं अंदील के साथ। राब्ते के लिए नंबर है 0315 000 8824। आसान सा नंबर है, आपका अजबर हो चुका होगा, फिर भी 0315 000 8824, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए। और अगर आप हमें SMS के ज़रिए अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो वो भी तरीका बहुत आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, SPR लिखने के बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, फिर से स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए, फिर एक और स्पेस देकर वो जो बात आप कहना चाहते हैं वो मैसेज में लिखिए और भेज दीजिए 8881 के ऊपर। हम आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं हम सोशल मीडिया पर इस वक्त बराह रास्त भी देखे जा सकते हैं, तो फेसबुक पर जाइए और आपके पसंदीदा चैनल रहनुमा और SPFM 88.6 के इस वक्त हम आपको बराह रास्त नज़र आएंगे, वहाँ भी आप हमें देख और सुन सकते हैं। और अगर आप अपनी कोई राय का इजहार करना चाहें तो ये ज़रिया और ये रास्ता भी आपके पास मौजूद है। जैसे जैसे कोई ट्रैफिक की अपडेट आती है हम आप तक उसको भी गाहे के बगाहे पहुँचाते रहेंगे। अंदील, आपका अगर मैं तालीमी कैरियर की बात करूँ, कहाँ से आगाज़ किया, तो वो थोड़ा सा इस रास्ते में NIC गालिब आ गया। और आपकी थोड़ी ज़ाती हैसियत की अगर हम बात करें, लोगों को ये बताना चाहें कि जो शख्सियत हमारे पास आई है वो किन मराहिल से गुजर के NIC तक पहुँचा, तो अगर उस पर रोशनी डालें। देखिए, मैंने मैट्रिक किया था कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस उन दिनों नया नया आया था तो अच्छी बात है आ गया था, वरना बायोलॉजी पढ़नी पड़ती तो शायद वहीं फेल हो जाते। सही। और क्लास 1 में मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मेरी वालदा से कहा इसको टेक्निकल स्कूल में डाल दें। अरे वाह। तो हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जिस बच्चे से हमें कोई उम्मीद नहीं होती है उसको टेक्निकल में भेजते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर कुछ शायबा हो तो फिर उसको और भी इदारे हैं वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, अगर किसी से वाकई उम्मीद हो तो उधार लेकर के उसको A लेवल से पढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे तो इंटरनेशनल बैकलॉरेट तक पहुँचा देते हैं। तो हम वो मैट्रिक वाले में फंसे रहे। कहीं ना कहीं वही है कि मैथ साइंस अच्छी बड़ी लगती है, समझ नहीं आती है। और फाइनली फिर ये भी घर वालों ने कहा कि चूंकि लड़का तो इंजीनियर ही बन सकता है। जी जी जी, ये एक बड़ा तो उन्होंने आखिरी उन्होंने कहा चले इसको टेक्नीशियन की तरफ ले जाएंगे। तो मुझसे ज़बरदस्ती एक डिप्लोमा करवाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो करने के बाद मुझे समझ आया अच्छे बच्चों की तरह आप ये सारी चीज़ें करते गए। हाँ, वो बस मैंने बड़ी मुश्किल से किया है, वो मैं जानता हूँ और वो इदारा जानता है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा था माशाल्लाह। ये धक्कम पेल करके मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। और उसके बाद इत्तेफाकन एक मैंने टेस्ट ऑनलाइन ले लिया था, तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि भाई मैं गुफ्तु शनीद बेहतर कर सकता हूँ, मैं ज़रा सोच बेहतर सकता हूँ, मेरी मैथ्स कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग ख़ास नहीं है। तो मेरे पास जो ऑप्शंस थे वो साइकोलॉजी थी, मास कम्युनिकेशन थी, इंटरनेशनल रिलेशंस थी। अच्छा, मुश्किल ये थी कि डिप्लोमा की बेसिस पे कराची यूनिवर्सिटी में हालिबन शायद सिर्फ 2 ही सीटें थी। मैंने कहा फिर कोई काबिल इंसान पहुंच जाएगा मुझसे पहले, तो मैं क्या उससे जाके कम्पीट करूँगा। और साथ ही साथ मैंने जिस दिन मेरा सप्ली का आखिरी पेपर था, मैथ की सप्ली थी, कई दफ़ा सप्लियाँ दी हैं, तो आखिरी पेपर के दौरान मुझे एक छोटी सी जिसे कह सकते हैं ऑड जॉब ऑफर हुई। और उसमें यह था कि जी कुछ डाटा कलेक्शन करना है। कराची में एक रिसर्च हो रही थी, इंटीग्रेटेड बिहेवियरल बायोलॉजिकल सर्वे कहलाता है वो, हैस्प के नाम से, HIV/AIDS सर्वेलेंस प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर डाटा एंट्री का काम था कि भाई आपने कुछ मीन मीडियन मोड निकालना है। तो हमें खुशी हुई, स्कूल में जो सीखा था मीन मीडियन मोड निकालना, वो हमने धड़ाधड़ बैठ करके निकालना शुरू किया। उन्होंने हमें कुछ स्पॉट्स का बताया कि जी यहाँ जाए, इनको वेरीफाई करें, वो सब करके दिया। तो उन्होंने कुछ 2-3 हज़ार रुपये वहाँ से मुझे मिल गए। उसी फील्ड में उन्होंने एक और काम आ गया, आउटरीच वर्कर का काम था और USAID फंडेड एक प्रोजेक्ट था। अगेन वो HIV प्रिवेंशन का प्रोजेक्ट था। मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को जाकर के आइडेंटिफाई करना था, उनके साथ काम करना था। वो काम शुरू कर दिया। और फिर
तीसरी जो जॉब मुझे ऑफर हुई थी वो थी अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए इंसदाद मनशियात व जराइम, UNODC, और उन्होंने मुझे सेंट्रल प्रिजन कराची के अंदर 2 साल डिप्लॉय किया एज काउंसलर। तो उस दौरान मैंने BS साइकोलॉजी करना शुरू किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम की ही बनाई हुई जामिया है। और उसका मकसद यही है कि वो अफराद जो जिसे कह सकते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वो वक्त नहीं है, वक्त कह लें, शायद आसाइश नहीं है। हाँ। 4 साल यूनिवर्सिटी में बैठ करके पढ़ने से बड़ी कोई आसाइश नहीं हो सकती है, तो वो आसाइश नहीं थी। तो हम दिन में नौकरी कर रहे हैं, रात में असाइनमेंट बना रहे हैं, उसमें एक दिन तो एब्सेंट हो गए, पता नहीं था कि एक दफ़ा हड़ताल हो गई। अब कराची वालों को हड़ताल नहीं पता क्या होती है, हमने देखी वो हड़ताल, ये नस्ल नहीं है। 2008 में जो मैंने एडमिशन लिया था वो डिग्री ख़त्म होते होते 2019 आ गया था। और आखिरी में वो इसलिए फंस गया, मैंने कहा जी आप इंटर्नशिप करें। तो मैंने कहा मेरे पास 8 साल का तो वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैं क्यों इंटर्नशिप करूँ। कहने कहा कि ऐसा ही है। ओके। सो कहीं मुझे मेरे 2 दोस्त हैं, उनमें से एक का नाम सैयद फैज़ान अब्बास है, दूसरे का नाम जो है फ़ाहद ज़ैदी है। इन्होंने कहा था भाई डिग्री पूरी करना। दुनिया कह रही थी डिग्री छोड़ दो, ड्रॉप आउट हो जाओ। ड्रॉप आउट हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का अच्छा लगता है, एक ओपन यूनिवर्सिटी वाला क्या ड्रॉप आउट होगा। तो मैं टिका रहा। मैंने आखिर में ज़बरदस्ती करके एक इंटर्नशिप नौकरी के साथ साथ जमा करवाई। उन्होंने कहा हाँ आपको अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी समझ आ गई, तो ये लेंगे आपकी डिग्री, दे दी डिग्री भाई है मेरे पास। सो वो एक लंबा लेंदी प्रोसेस था, और उसमें मुझे मज़ा यही आता था कि वो मेरे से सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर जो थे ना, वो HR से रिलेटेड कोई का सब्जेक्ट आ गया था, उसमें A- आ गया। तो इसीलिए आ गया कि हम HR, हमने जो गम देखे, हमने कहा दे दें जी, तनख्वाह दे ना दें, फ्रिंज बेनिफिट्स पूरे दे दिया करें। उन्होंने कहा हाँ यार इसको कुछ HR की समझ में आ गई, नंबर शंबर दे के वो डिग्री हो गई। तो वो लेकिन वो जो ऑफिशियल काम था वो 2008 की उस नौकरी के बाद से प्रिजन में काम किया, एक और ऑर्गेनाइजेशन में किया। एक बिल्कुल ही मुनफरिद सा तजुर्बा रहा होगा कि बिल्कुल। और साइकोलॉजी भी आप पढ़ रहे थे, फिर इंसदाद मनशियात अगर आप जी, तो उसमें तो कई तरह के चेहरे, कहानियाँ, पत्नी क्या कुछ आई होंगी। तो कोई सुधरता हुआ देखा आपने, क्या हुआ वहाँ? बिल्कुल देखा। मुझे उस वक्त का एक अपना एक जिसे कहते हैं गिल्ट याद है कि मैंने अपने वालिद से आके कहा था। सो ही इज़ वन ऑफ द रीज़न आई केम इनटू दिस फील्ड ना, डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर। तो मैंने कहा था देखो उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी दोनों की जिम्मेदारी तुम नहीं ले सकते। अगर तुम नाकामी तो मैं क्यों लूँगा, वो खुद नाकाम हुआ, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जी मेरी वजह से ठीक हो गया, तो जिस दिन वो रिलैप्स होगा उस दिन भी वो जिम्मेदारी मेरी होगी। तो हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं। और उसका मुझे जो वर्जन मेरे वालिद ने बताया हुआ था कि आप मौज़िन का काम अजान देना होता है, नमाजी पकड़ के लाना नहीं होता है। बिल्कुल। तो वो वाली बात है कि हम वहाँ बैठ करके बताया कि जी ये मनशियात हैं, इनके नुकसानात हैं, ये सिर्फ फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली, रूहानी तौर पे भी आपको नुकसान पहुँचते हैं, और आपको नहीं, आपके घर वालों को, आसपास वालों को। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, वो इन बिहेवियर से कैसे निकल सकते हैं, इन पैटर्न्स को कैसे तोड़ सकते हैं, वो बताना। ये तो इसी की साइड से फिर जो मेरी अगली जॉब थी वो भी यही थी कि नौजवानों को की वो करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि वो इस जानिब राग़िब ना हो। तो लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जाकर के ट्रेनिंग्स वगैरह थी। तकरीबन 1.5-2 साल वो काम किया था। एक इदारा था ड्रग फ्री पाकिस्तान फाउंडेशन। अब चूँकि हमें पता चला हम नौजवान हैं, अब नहीं हूँ, तो 2008-9 में मुझे वो कहा आप तो नौजवान हैं, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। मैंने अच्छा हमें नहीं पता, हमें तो लगता है मुझे नौकरी करनी है। तो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड हुई, उसके अंदर इसी तरीके से ये काम की बातें हो रही थी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मौजूद थी, सिंध पुलिस वहाँ मौजूद थी, और वहाँ से होते होते फिर यूथ पार्लियामेंट नाम का एक इदारा था जो उस वक्त अबरार हक साहब चलाया करते थे। अच्छा ये भी कई दफ़ा बनी है, पिलडाट की अलग थी यूथ पार्लियामेंट, रिजवान जाफर की अलग थी, अबरार हक वाली अलग थी। हम अबरार हक वाले इदारे के मेंबर बन गए, उन्होंने हमें कुछ अर्से बाद मुलाजमत दे दी, तो हम वहाँ पे प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर हो गए। और उसके बाद इंसानी हकूक़ के ऊपर और डेमोक्रेसी पे नौजवानों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इंतहाई खुश्क टॉपिक्स, लेकिन बात वही है कि अगर एक नौजवान को मनशियात भी करना आती है और उसको असलाह चलाना आता है, तो उसको ये मुश्किल लगने वाली बातें भी बताई और समझाई जा सकती हैं कि आपके हकूक़ क्या हैं, आइन क्या है, आइन से पहले क्या था। तो वो एक सवाल है जो अक्सर मैं नौजवानों से पूछ लेता हूँ कि जी फ्रीडम में, लिबर्टी में, और एक और तीसरा लफ्ज़ जो मुझे इसको याद नहीं आ रहा, इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती रहती है। तो ये वो एक काम किया। उसके बाद अलिफ एलान नाम का एक प्रोजेक्ट था, तालीम के ऊपर था, उस पर काम किया। क्रॉस कटिंग थीम 2010 से पहले या 15 से पहले थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उस पर काम किया। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके ऊपर काम किया कि हम लोगों को एक ज़िम्मेदार बेहतर शहरी कैसे बना सकते हैं। और जो चीज़ मुझे वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है वो ये है कि ये कहना कि ये हमें कोई और क्यों बता रहा है। तो मेरा मानना ये है कि MDGs और उसके बाद SDGs, ये वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर तमाम इंसानियत का इजमा हो गया कि हमें मिल करके काम करना है, हमें मिल करके आगे बढ़ना है।
और इसके ऊपर फिर काम करते रहे। और द रीज़न आई केम टू दिस स्पेस, मैं जो इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ आया था वो यही थी कि जो मैंने आखिरी प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रहा था अज़्म नौजवान के नाम से, तो हम नौजवानों के साथ काम करते। अब वो है कि जी अमन कायम करना है, तो अमन कैसे कायम करना है, तो अमन की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। तो उसमें से एक डेफिनेशन ये थी कि जी दो तरह के अमन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पीस ये होता है कि जी एक इलाके में जंगो जदल ख़त्म कर दी गई है, पुलिस ने और जो भी वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने आकर के रिट इस्टेब्लिश कर दिए। फिर क्या होगा, फिर वहाँ होगी पॉजिटिव पीस आएगा, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अच्छा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि आपने केमाड़ी के पास बड़ा सुना है कि जी आजकल लोग जाते हैं मछली वगैरह खाते हैं। तो एक दफ़ा हमारी कुलीग ने हमें कहा NIC में कि जी हम वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा यार दैट वाज अ नोटोरियस स्पेस, तो हम तो वहाँ दिन में भी जाने से घबरा रहे होते थे, और वहाँ क्यों जाएं, और जो है एक मार्केट है वगैरह वगैरह। जैक्सन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम वहाँ गए तो इट वाज अ वेरी ग्रेट बसिंग स्पेस। गए, खाना वाना खाया, पैसे देकर आ गए। हर दफ़ा जाते वो एक्सपेंड होती जा रही है मार्केट। अच्छा, किसी NGO को मैंने उस पर काम नहीं करते हुए देखा। हमारा स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता था, ये पढ़ाएंगे। बेसिक था यार, लोगों को काम धंधा सिखा दिया जाए, लोग पैसे कमाते हैं तो उसकी बुनियाद पर वो तमाम क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, और वो अगर ज़रूरत होगी सेहत की तो किसी अच्छे अस्पताल जाएंगे। तो वो तमाम चीज़ें समझ में आना शुरू हुई। तो ये NIC कराची और तमाम NICs इस मुल्क के अंदर मुस्बत अमन कायम करने के ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ आई कनेक्ट टू इट, कि ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स अचीव करने की बात नहीं हो रही है, हम मुल्क में अमन कायम करने की बात कर रहे हैं। और मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव में अगर देखूं तो वो ये है कि पाकिस्तान में वो अफराद जिनके किए हुए कामों की बुनियाद पर ये MDGs जैसे कॉन्सेप्ट्स आए, तो उसमें से एक है अख्तर हमीद खान साहब। उन्होंने कमिला पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था ईस्ट पाकिस्तान में, वापस आए वेस्ट पाकिस्तान में सकूत ढाका के बाद उन्होंने आकर के जिस कॉन्सेप्ट पे काम किया वो था औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पर लोग सुन रहे हैं तो दिस इज़ हाउ हमें औरंगी ऐसे मिला। औरंगी के अंदर जिस तरीके से काम किया गया, जिस एहसन अंदाज में काम किया गया, वो रिपीट हुआ लोधरा के अंदर, लोधरा पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद अच्छा। वो हुंजा चित्राल में भी रेप्लिकेट हुआ। ये काम वहाँ पे रेप्लिकेट किए थे शोएब सुल्तान खान साहब ने। अच्छा। और इन्हीं को जिस भारत के साथ आजकल बहस चल रही है कि जी जंग होगी या नहीं होगी, अल्लाह ना करे हो, इंशाल्लाह नहीं, लेकिन वहाँ पे से 2 दफ़ा उनकी हुकूमत ने शोएब सुल्तान खान साहब से राय ली कि हम अपने मुल्क में गुर्बत इफ्लास को और कैसे ख़त्म करें। अच्छा, तो उन्होंने 2 दफ़ा जाकर के बताया कि जी पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें बेहतर करें। तो यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हिस्सा हैं MDGs का, SDGs का। अलावा अजी डॉक्टर महबूब हक साहब थे, उन्होंने 5 साल प्लान बनाया था पाकिस्तान का, जो कि साउथ कोरिया में अप्लाई हुआ। और उसके बाद वही गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, जिसकी बुनियाद पर नापा जाता है कि जी अक़वाम कैसे तरक्की करें। जो आपने शुरू में हम अभी बात कर रहे थे कि जी हम कैसे देखें कि हम कहाँ तरक्की करके पहुँच रहे हैं। तो तरक्की के लिए यही मीज़ान है कि जी तालीम हो लोगों के पास, जो नौमौलूद नौज़ायदा बच्चे हैं उनकी अमवात में कमी वाक़ई उसके पीछे भी तालीम कार फरमाए। ये तमाम चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो ये इंटरकनेक्टिविटी है। दिस इज़ व्हाट आई डू एक्चुअली फॉर अ लिविंग। जो है ना इसी में काम कर रहा होता है कि अच्छा ये काम ऐसे बेहतर हो रहा है तो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक्सेल की शीट्स हैं। ज़बरदस्त। तो नौजवान तबके की नस्ल की फलाह और बहबूद और उनको मज़बत अमन की तरफ लेकर आना, यानी मुआशी जो इशारिये हैं उनको बेहतर बनाने में आप चाय भी पी सकते हैं साथ के साथ, बाय द वे। सो सोशल मीडिया पर कबीर मुग़ल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल लिसनर्स। बहुत शुक्रिया कबीर मुग़ल साहब, अपने शहर का भी ज़रूर नाम बताया कीजिए ताकि हम आपकी अच्छी शनाख्त और पहचान कर सकें। कॉल के पास हम बढ़ेंगे, 5 मिनट में बढ़ते हैं। वैसे भी ट्रैफिक की वजह से हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम जो है थोड़ा सा कम रह गया है। तो बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है जो आपने बताई, और ये मुझे सुन के हैरानगी भी हो रही है, एक खुशगवार हैरत भी हो रही है कि इतना कुछ आपने सफ़र भी तय किया और ये पाकिस्तान में काम हो रहा है जो शायद लोग नहीं जानते। अब बात करते हैं अगर हम NIC की, जिस पे आप इस वक्त वाबस्ता हैं। हमें सुनने देखने वाले नौजवान जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, क्या करें? अगर उनके पास कोई आइडिया है तो बस वो सीधा आके बैठ जाएं NIC, या उस पर पहले कुछ काम करें, या कोई प्रोडक्ट चल रही है वो लेकर आ जाएं? सिलसिला क्या है नौजवान तबके को इनफरादी या किसी इज्तिमाई हैसियत में आप तक पहुंचने की कोई टीम बनाई, आ गए, कोई आइडिया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला है, नहीं है, या सिर्फ टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में ज़रा। बिल्कुल आ जाएं। इंक्यूबेट फ़ौरन नहीं हो सकते, वो कोहोर्ट चल रहे होते हैं। सो अगला कोहोर्ट आने में भी कुछ महीने बाकी हैं। अभी हमने, और अभी कोहोर्ट कब स्टार्ट हुआ? ये इसी महीने, मतलब ईद के फ़ौरन बाद हमने अपना कोहोर्ट स्टार्ट किया, यानी अप्रैल में आपने स्टार्ट किया। तो अप्रैल 4-5 में इसको शुरू कर दिया। ये 1 साल तक हमारे पास मौजूद रहेंगे।
इस दौरान हम उनके ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं। ट्रेनिंग सेशंस आर ओपन फॉर ऑल। ठीक है। तो ये जो नौजवान ये प्रोग्राम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आए NIC कराची ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करें। मोस्टली हमारे सेशंस वेडनेसडे को हो रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ से उनको एक क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। अच्छा, आइडिया को तोड़ने की ज़रूरत है, ये एक मशहूर लफ्ज़ है, लेकिन आइडिया का ब्रेकअप ये है कि जी एक प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन है। बिल्कुल ठीक। उस प्रॉब्लम को फिर मज़ीद तोड़ा जाता है कि क्या ये इस प्रॉब्लम का ताल्लुक पैसों से है या प्रोसेस से है। अलावा जी सही कि एक गाड़ी, एक ज़माने में मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं घर से निकलूँगा, फिर मैं सड़क पर जाऊँगा, फिर मैं भावताव करूँगा। उस शख्स को जो हुकूमत ने मीटर दिया था वो मीटर चलाना छोड़ चुका है, और वो मुझे घर पहुँचाने के बाद करीब पहुँचते पहुँचते कहता है आ तो गया है, उतर जाओ, आ तो गया है, उतर जाओ। एक अजीब मुश्किल है। उस सारे सिस्टम को बाईपास के एक नया सिस्टम आया, वाइट कैब, रेडियो कैब वगैरह आई थी, लेकिन उनको कॉल करके एक दिन पहले, एक 2-2 घंटे पहले बुलाना पड़ता है। वो आ जाते थे, एक ह्यूज कॉस्ट थी। उन्होंने पता नहीं हज़ारों गाड़ियों के फ्लीट उठाए, वेयर एंड टेयर भी हो रहा है। और उसमें जो तीसरा इटरेशन आया एट द सेम टाइम पाकिस्तान में, एक तरफ ऊबर आई, दूसरी तरफ जो है करीम आई, और इन्होंने उस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया कि जी ना गाड़ी खरीदने की ज़रूरत पड़ी, ना वायरलेस का सिस्टम खरीदना पड़ा, एक अच्छा मजबूत सॉफ्टवेयर बनाया। जब हम स्टार्टअप की बात कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली बात कर रहे होते हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर को बनाने की, जिसके ज़रिए हम स्केलेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। ये दिस कैन बी यूज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये तमाम दुनिया में इस्तेमाल हो सकता है। ये खूबसूरती है उस सॉफ्टवेयर की, जिसके नतीजे में ई-कॉमर्स भी इस्टेब्लिश होता है, फिनटेक भी इस्टेब्लिश हो जाता है। ये तमाम चीज़ों से कनेक्ट हो जाती हैं आकर के। तो वो नौजवान आए, आकर के बात करें, और आइडिया की डिज़ायरेबिलिटी, वायबिलिटी, फीजिबिलिटी सुनने में फैंसी लफ्ज़ लगते हैं, लेकिन एक दो दफ़ा हमसे बैठ के बात करेंगे, ये खुल के सामने आते हैं क्या है, समझें। और मैं यही बोलता हूँ कि जी उसको कागज़ के ऊपर, जो हम लीन कैनवस, बिजनेस कैनवस की बात कर रहे होते हैं, उसकी शक्ल में एक्सेल की शीट्स में उसको ब्रेकअप करें और देख लें भाई इसमें फ़ायदा है या नहीं है, नुकसान तो नहीं है, कहीं है तो नहीं आपके पैसे डूब जाएंगे। हम नहीं चाहते आपके पैसे डूबें। तो अगर लाखों रुपए डुबाने के बाद आपको कोई अकल या सबक मिल रहा है, नहीं, ये चीज़ें आप दूसरों से पूछ करके सीख सकते हैं। और हमारे केस में हमने 360 कंपनियां इंक्यूबेट की हैं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ फाउंडर्स की बात करें तो वो 600 के करीब हैं। उन 600 अफराद के हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ईमेल्स पे हमसे बातचीत करते रहते हैं, और हमसे ज़्यादा एक्टिव वो रहते हैं। तो अगर किसी को कोई मुश्किल है कि जी IP कैसे रजिस्टर करानी है, मौजूद है, वो बता देंगे। हमें कंपनी कैसे रजिस्टर करानी है, वो फ़ौरन बता देंगे। तो अगर वो टीम से पहले एक फ़ाउंडर आकर के वो मसला हल करवा देता, वो जो कम्युनिटी बिल्डिंग है, हमने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। उस कम्युनिटी के अंदर जो है बाइकिया के फाउंडर भी मौजूद हैं, और नॉट जस्ट द CEO हिमसेल्फ, CEO, CTO, तमाम अफराद आते रहते हैं, ट्रेनिंग सेशंस करवाते रहते हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए लोग यहाँ पर आ सकते हैं। आने वाले दिनों में हम एक इन्वेस्टर समिट करवा रहे हैं, पूरे हफ्ते का प्रोग्राम है। अगर हाँ, सबसे अहम बात है, अगर आपने अपनी पिच को रिफाइन करना है, आकर के लोगों को बताना है हम क्या कर रहे हैं, तो वो मंडे को आ सकते हैं। डेट एग्जैक्ट मुझे मेरे जहन से निकल जाती है, लेकिन एक आम सुनने देखने वालों के लिए हम आपकी कॉल्स लेते हैं, बेताशा कॉल्स आ रही हैं, बस 2 मिनट और उसके बाद फिर हम आपकी कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। सुनने और देखने वालों को आसान अगर अल्फाज में हम समझाना चाहें पिच क्या होती है, तो वो ज़रा सा थोड़ा सा, ताकि जो आने वाले उनको पता चल सके, नए आने वाले। अच्छा भाई देखें, वो हर चीज़ अमेरिका से आ रही होती है, तो पिच कहा जाता है बेसबॉल की बॉल कराने को। दैट्स पिच। उर्दू में उसे हम कहेंगे कि जी प्रेजेंटेशन देना। आप आएँ और आकर के प्रेजेंटेशन दें। बिल्कुल सही। कि आपने मुझे बताया कि जी ये माइक है, ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ, एक तो ये है कि ये मजबूत है वगैरह वगैरह, नहीं। इसकी अहम बात है कि जिसमें से आवाज़, साफ सुथरी आवाज़ आती है, टूटती नहीं है, और आपके पास जो माइक मौजूद है उसमें ये मसाइल हैं, हमारे वाले माइक में ये मसाइल नहीं होंगे। तो एक तरह से जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको पेश करना, उसको बताना अपनी मसनूआत को कि इसमें क्या बेहतरी और लोग इसकी तरफ क्यों आएँ, जबकि इस जैसी और भी चीज़ें मार्केट में दस्तयाब है। तो ये एक तरह से पिच हुई। ये पिच है, ज़बरदस्त। इसके अलावा पिच के बाद हो गई, उसके बाद क्या है? सो अगर आइडिया चीज़ें बात की थी, डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, जी, उसको समझने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट सोल्यूशन फिट कैनवस। मसला और हल, ये लाजिम और मलज़ूम हो जाते हैं। मसला है और उसके हल पे हम कैसे काम करने जा रहे हैं, हल क्या है। जी सही। तो मसलन कराची है, कराची के अंदर ट्रैफिक है, ट्रैफिक को हल करने के लिए एक हल रेडियो के ज़रिए भी लोगों को समझाया जाए। एक हल ये है कि जी हमने ये BRTs बनाने शुरू कर दिए हैं, और क्या हल हो सकते हैं, तो क्या सिर्फ सड़कें बना कर ही हल हो सकते हैं, लोगों को ये बताया जाए कि जी सड़क पर चलना कैसे है, ये भी अपने आप में हल है। कि अगर आप गाड़ी सही से चलाएंगे तो आप ट्रैफिक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप जैम में नहीं फंसेंगे, आप ही उसको जाम कर देते ना, रॉन्ग साइड ना आए। पैदल चलने वाले किस वक्त आए, ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, ट्रैफिक सिग्नल का क्या, इसकी पासदारी करना वगैरह वगैरह सारी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अपने आप में सब हल हैं।
अच्छा ज़रूरी नहीं कि ये सारे हल बेचे नहीं जा सकते, इसमें से जो गवर्नमेंट के करने के काम है वो सर्विसेज में आ जाते हैं, वो तालीम में आ जाते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि जी क्या चीज़ कमर्शलाइज़ की जा सकती है, जिसको कमर्शलाइज़ कर सकते हैं वही बेची जाती है, अदरवाइज़ वो एक सोशल कॉज बन जाती है। फिर कॉज को बिजनेस में कन्वर्ट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है, ज़्यादा मेहनत वाला काम है, लेकिन मुमकिन वो भी है। तो लीन कैनवस, मेन आइडिया तो हम लीन कैनवस बनवाते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन पूछी जाती है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पूछी जाती है, उसके बाद किसको बेचना है, सबसे ज़्यादा अहम बात ये कि जी किसको बेचना है, इसकी टारगेट ऑडियंस के बिल्कुल सही। अगर आपको ये पता है कि जी कराची शहर की बात हो रही है तो उसकी आबादी कितनी है, उस आबादी में से कितने अफराद वो ख़रीद सकते हैं। अगर आपका सोल्यूशन 20,000 रुपये का है तो 20,000 रुपये किसके पास हैं ये चीज़ लेने के लिए, सही बात। तो अगर वो किसी के आसान सा जी पढ़ते में नहीं आ रहा है तो वो ख़रीदेगा क्यों, तो ये वो चीज़ का फ़ायदा नहीं है। और जो चीज़ वाकई लोगों को समझ में आती है कि जी दे कैन बाय इट, दिल बाय इट, क्या आपको बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं, 20,000 रुपये की आप बेच रहे हैं, आपको 10 की पड़ती है, वेरी गुड, आपको 10,000 रुपये बच जाएंगे। जिस शख्स को आपने ऑन बोर्ड करना है, जिसको आपने बेचनी है, उसको मार्केट करके बुलाने में कितनी देर लग रही है, 20,000 रुपये की आपने उसको चीज़ बेचनी है, अगर आपने उसको ऑन बोर्ड करने के लिए 40,000 रुपये खर्च कर दिए तो भाई कंपनी सारे का सौदा हाँ गुजर जाएगी। तो उसको घेरने के लिए 5,000 रुपये के अंदर अगर उसको ले आते हैं और वो आपसे 20,000 रुपये का सामान खरीदता है, ग्रेट, इट्स अ गुड डील, उसमें पैसे बचेंगे। ये तमाम चीज़ों पे हमारे यहाँ सुबह शाम बात हो रही होती है, लोग आ रहे होते हैं, इन चीज़ों पे उनको क्लैरिटी मिल रही होती है। हम एनआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, इसी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर अगर आप आगे जाएँ तो एनआईटी यूनिवर्सिटी मौजूद है, उसके अंदर एनआईसी कराची है, तो वहाँ आएँ, इस पर बात हो सकती है। और मैं अकेला नहीं, जैसे असफर साहब हैं, मेरे अलावा वहाँ पे कुछ 15-16 मज़ीद अफराद हैं जिनका सुबह शाम यही काम है कि जी ये मसले लेकर के आप आएँ और हम इनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं दिलवाते, इन्वेस्टर तक जरूर पहुंचा देते हैं। जबरदस्त जरिया बनते। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। नूर जन्नत जी। नूर जन्नत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। आईडी कार्ड से बात कर रहे हैं? मेहमान को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। जी आईडी कार्ड से बात कर रहे हैं। आईडी कार्ड? एनआईसी का जी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पर आप जो स्टार्टअप्स हैं, जो मेरा तो बन गया भाई 12 साल की थी, मैंने उम्र ज्यादा बता के ज्यादा थी ना उनको हम नादरा वाले नहीं है। अच्छा नादरा, हाँ, ये मुख्तलिफ इदारा है, ये सुनने में हुकूमत के दूसरे इदारे जैसा लगता है। हाँ। CNIC का मसला तो मेरा भी है, मेरे CNIC को मैंने ठीक कराया था तो ऑनलाइन बनवाया था, गलती से बेगम का साइन प्रिंट हो गया उस पर, मैंने भी ठीक कराना और मैं रात को जाके कराऊंगा, दिन में गर्मी बहुत है, मैं किसी एक मेगा सेंटर पे चला जाऊंगा। लेकिन हम वो वाला इदारा नहीं है, हमारे पास वो अफराद आते हैं जो कारोबार करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप कोई कारोबार कर रही हैं, कह रहे हैं जी इंतकाल जो हो गया ना वालिद का, उनको भी निकाल के लेकर आए, उनका अंगूठा चाहिए। किनका अंगूठा? जैसे वालिद का इंतकाल हो गया, कह रहे उनको लेकर आए, में से उनका अंगूठा चाहिए। ये तो नादरा ही बेहतर बता सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप के हवाले से, कोई कारोबार का किसी का आइडिया हो तो उस पर बात कर रहे हैं। फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि वक्त कम है। ठीक है बहुत थैंक यू। वालेकुम सलाम, हाफिज। अच्छा नाम वाकई वैसे मैंने अभी सोचा NIC, क्योंकि अब वो इतना ज़बान ज़देआम CNIC हो गया है कि मैं सोच नहीं रहा था कि ये वहाँ तक जाएगा, बट खैर कोई बात नहीं, सुनने वाले जो भाई हैदराबाद में जब डायरेक्टर के तौर पे गए थे उनके पहली क्वेरी आई थी मेरा CNIC ठीक करा दे। उम्मीद है जो है वो कभी कोई ऐसा भी कोई स्टार्टअप आएगा जो इसका कोई हल निकालेगा और वो फिर इश्तराक करेगा नादरा के साथ, ताकि इस तरह के मसाइल हल हो सके। वापस आते हैं, स्टार्टअप्स के हवाले से बात की तो बड़ा आपने तफसीली बता दिया कि कौन कैसे कहाँ आप तक पहुँचे और फिर उसके बाद किन किन मराहिल से उससे गुजरना होगा। अभी जो कोहोर्ट है, जैसे आपने बताया कि आपको टारगेट दिए जाते हैं और वो अच्छा भी है, ताकि मईशत में ऐसे जितने लोग हैं जो अच्छे ख़यालात रखते हैं या सलाहियत रखते हैं कोई चीज़ बनाने की, प्रोडक्ट की, वो आए और एक बट अच्छे प्रोसेस से, तगड़े प्रोसेस से क्लिप शार्क टैंक और पता नहीं वो कैश काउ, काफ़ी सिलसिले शुरू हुए, अच्छी चीज़ है। तो क्या इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए, किसी स्पेसिफिक शोबे के लिए भी टारगेट होते हैं कि ज़राअत पे भी करो तो जी लोगों की सेहत पर भी काम करो? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ये भी होता है। तो पहले 5 साल हम सेक्टर एग्नोस्टिक थे, यानी हम हर वर्टिकल, हर सेक्टर के स्टार्टअप इंक्यूबेट कर रहे थे। अब हमारे लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि 40% स्टार्टअप्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से, फिनटेक से, साइबर सिक्योरिटी से हैं, बाकी 60% जो हैं वो दीगर
वर्टिकल से आ सकते हैं। वर्टिकल से मुराद वो इंडस्ट्री होती है। नेज ये भी ज़रूरी है कि 25% कम से कम ये कोहोर्ट ख़वातीन पर मबनी होना चाहिए। ज़बरदस्त। तो अब मकसद ये है कि इसको पैरिटी पे लाया जाए, यानी कि 50% कारोबार जो हम इंक्यूबेट करें वो ख़वातीन के हों, 50% मर्दों के। ये हम चाहेंगे यहाँ पहुँच जाए, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि 25% ख़वातीन पर मबनी होना चाहिए कोहोर्ट, ताकि अगर उनको कोई मसाइल दरपेश है तो उनके भी हल ढूंढे जाएँ, अलग से ढूंढे जाएँ। ये वही वाली बात हम कई दफ़ा कह रहे होते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन क्या है, तो वहाँ पे टर्म एक इक्विटी की इस्तेमाल होती है। चाहे एक स्टार्टअप की इक्विटी होती है, वो उससे शेयर्स की मुराद होती है, लेकिन दूसरी इक्विटी ये कि अगर हमें नज़र आ रहा है कि जी हमारे ही आबादी की, हमारे मुल्क में आधी आबादी को वो वसाइल उस तरह से नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, तो फिर ये इस इदारे के ज़रिए हम ये भी मुमकिन बना रहे हैं तमाम NICs कि उनको ख़वातीन को वो मौका दिया जाए। हेल्थ पर ख़ासूसन NIC इस्लामाबाद काम कर रहा है। फिनटेक आपने बात की थी एग्रीटेक की, तो एग्रीटेक में खसूसन NIC फैसलाबाद काम कर रहा है। अच्छा, तो अब वो हमें ये भी कहा गया है, अदरवाइज हमारे पास ई-कॉमर्स के बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आते हैं, एडटेक के बहुत आते हैं, हेल्थ टेक के हमारे पास बहुत आ रहे होते हैं। हम उनकी उसमें से फिर ये होता है कि उसके अंदर पे मेरिट की वो ज़रा दौड़ ज़्यादा होती है, और एट द सेम टाइम हम एक वर्टिकल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इस कमरे में देखूँ तो जी मोबाइल फ़ोन भी मौजूद है, ये लाइटें भी मौजूद हैं, ये माइक भी है। इसमें से कितनी चीज़ें पाकिस्तान में बनी हैं। ये दिस इज़ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की यहाँ पर ये चीज़ डिज़ाइन की जाए, बेहतर अंदाज में प्रोड्यूस की जाए, और हमारे अब जो पार्टनर्स हैं, सो इन केस ऑफ NIC कराची YB ग्रुप हमारा पार्टनर है, यूनिस ब्रदर्स जो हैं, जिसके अंदर लकी ग्रुप जिसको हम कह रहे होते हैं। तो मकसद ये है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाएँ जो कि हमारी रिलायंस कम करे गैर मुल्की प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आप वाकई आपके और मेरे ज़ाती पैसे हम खर्च करके कोई चीज़ चाहे चाइना से मंगाएं चाहे जापान से मंगाएं, जाएगा डॉलर मुल्क से बाहर। अगर पाकिस्तान में कोई शख्स वो सॉल्यूशन बना लेता है, किसी जामिया के अंदर कोई नौजवान बनाता है, और वो यही परेशान है कि जी इसकी IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसकी कैसे रजिस्टर करवाऊँ, हमारे पास आए, हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, लॉयर से कनेक्ट करेंगे, शेयर्स की क्या डीलिंग है, मुझे इसको प्राइवेट लिमिटेड करवाना है, हमारे पास वो अफराद मौजूद हैं जो भी समझा देंगे टीम के अंदर, और वो उसके बाद उस पूरी प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं किसी एक बड़ी कंपनी को, एग्जिट कर लिया, या फिर उसको एज ए सर्विस प्रोवाइडर बन गए, वेंडर बन गए। सो उसमें एक अच्छी एग्जांपल जो है वो asani.io की है, हमारे अनसब उसके फाउंडर हैं, और लकी वन को उन्होंने वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। सो सुनने में बड़ा सिंपल सा है। सो जो पानी की मोटर है उसको ऑन और ऑफ करते हैं, और वो डाटा आपके पास फ़ोन पर आ रहा होता है, उसको ऑटोमेट किया है। और वो मसला यही है कि जी अगर वो घरों की बात की जाए तो कई दफ़ा या तो घर में सबसे छोटे की, सबसे उम्र में बड़ी की जिम्मेदारी होती है कि जी रात के या तो 4 बजे तुम जाओ, मोटर ऑन ऑफ करो, उसमें 10 मसले मसाइल आ रहे होते हैं, उसको उन्होंने सहल किया, उससे बिजली भी बचती है, उससे पानी बचता है। जी मोटर चलती रह गई तो ज़ाया हो गया, पानी नीचे मौजूद नहीं, मोटर चला दी तो मोटर जल सकती है। वो तमाम मसले उन्होंने हल किए, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जा करके लकी वन में वो सॉल्यूशन उन्होंने इंस्टॉल किया। सो वहाँ उन्होंने कम्पीट किया, दीगर इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कम्पीट किया, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे काम, बड़े लेवल पे काम करते हैं तो बड़े वेंडर्स भी आ रहे होते हैं, 3 कोटेशंस जिसको हम कह रहे होते हैं। तो मकसद यही है कि जी वो तमाम बड़ी कंपनियां जो मुल्क में मौजूद हैं उसके पैरेलल पाकिस्तानी सॉल्यूशंस बनाए जाएं, ताकि हम उनको पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करें। हम कह रहे होते हैं ना फ्रीलांसर्स वगैरह, ये सर्विस एक्सपोर्ट करें, लेकिन अगर आपने एक अच्छा सॉलिड हार्डवेयर बना लिया, एक अच्छा सॉलिड सॉफ्टवेयर बना लिया, तो वही मुल्क की मईशत को जो है ना पूरी तरह से आगे ले जा सकता है। जिसको हम कहते हैं कि आखिरी मकसद ये है कि जी यूनिकॉर्न बनाया जाए, $1 बिलियन कंपनी। तो एक कंपनी जिसकी मालियत $1 अरब US हो, यानी 1 अरब को आप 300 से मल्टीप्लाई करें, इतनी इसकी मालियत बन जाए पाकिस्तानी रुपीस में, तो वो मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, चूँकि वक्त हमारा बिल्कुल ही इख्तिताम पर पहुँच गया है, अगर किसी ने, जो नौजवान देख रहे हैं, आपने खासा तवील सफ़र तय किया, लेकिन जिस जगह बैठे हैं आप हज़ारों सैकड़ों लाखों शायद नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन का बाइस बने, या उनको किसी और डगर पर पहुंचा दे जहां से वो मस्बत अमन में और मईशत में किरदार अदा करें, ऐसा एक और नौजवान अगर पाकिस्तान में बनना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? ठोकरें खाएं और कोई बात नहीं, खा लें, को कुछ नहीं होता है। तो मैं एक दफ़ा बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ, एक जगह बहुत डांट भी पड़ी थी, हजीमत भी थी, हर्जा सराई भी थी। तो मैंने तकरीबन रुहासा होकर अपनी बहन को फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और फिर मुझे एपिफनी आई, मैंने कहा यार जो शख्स तंग कर रहा है ना, उसमें और हम में सिर्फ उम्र का ही फ़र्क है, हमें सिर्फ ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। मतलब देयर वाज अ वेरी लो पॉइंट। जब दिल टूटता है तो बंदा कहता है यार क्या अचार डालें इसी ज़िंदगी का, तो हाँ डाल दें अचार और बेच दें वो अचार, पैसे कमा लें उससे भी, कोई मसला नहीं है, खा लेगा कोई वो अचार। तो जाहिर सी बात है शुरू में डालेंगे तो वो लीमू का अचार होगा। जब आप
वक्त के साथ साथ आपको कुछ आ जाएगा तो फिर एक दिन आप लहसुन का अचार और उसके बाद किसी और महंगी सब्जी का अचार बन जाएगा। नौइयत के अचार डाल। तो वही है कि आप वक्त के साथ साथ तरक्की करते हैं और आपके साथ साथ आपके दोस्त अहबाब भी तरक्की कर रहे होते हैं, तो आप सब अच्छी जगहों पर पहुंच जाते हैं। तो हार नहीं माननी, जिसके लिए अंग्रेजी में जो लफ्ज़ है उसे हम ग्रिट कह रहे होते हैं, परजर्वेरेंस कह रहे होते हैं। और ये वही है कि ये सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही है कि हमने रुकना नहीं होता है और हमें लगे रहना होता है कि यार हम काम सीखते रहें। काम हमें जब काम आता है ना, जिसको मैं अगर सुबह देखूँ ना, मेरे मोहल्ले में सुबह 6 बजे भी एक शख्स काम कर रहा होता है, वो लोगों की गाड़ियाँ आकर के साफ़ कर रहा होता है, और वो साफ़ उसको उसी टाइम फ्रेम में करना है, उसके बाद वो कोई और काम भी करता है। तो जब हम काम करना चाहते हैं हमें काम मिल जाता है, हम वो काम सीखें, काम करें, वैल्यू क्रिएशन पर काम करें। हमारे पास कोई शख्स खुद ही आ जाता है कि जी ये काम मेरे लिए करो, और एक दिन जब हमें नज़र आता है कि अब हमें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उस दिन हम एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, उस दिन हम सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, हम ये काम 4 और लोगों के लिए करना शुरू करते हैं। और जब हमें नज़र आता है कि मैं अकेला 4 लोगों के लिए काम नहीं कर सकता, मैं टीम बनाता हूँ, मैं फ्रीलांसर से कंपनी बन जाऊँगा। तो सिर्फ ये होता है, हार नहीं माननी होती है, मेहनत करते रहना होता है, उसके लिए सीखना पड़ता है, सीखने में भी मुश्किल होती है। वो एक कोर्स जो मैंने शायद 2000, अब तो सन भी भूल गया, 2007 का शायद एंड था, दिसंबर था, उसमें मुकम्मल कर लिया था। एक्सेल सही से चलाना आ गया, आज तक वही काम आ रहा है, आज तक काउंट इफ सम इफ लगा रहे हैं, और वो तमाम जो आपको नंबर्स बता रहे हैं वो सब वहीं से आ रहे होते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं कि हम अगर सही चीज़ सीख लें, उसका सही इस्तेमाल कर लें, और अगर अपने आप को बेहतर अंदाज़ा पहचानना है, तो जैसे मैंने कहा कि वो एक थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, मुतअद्दिद अक़लियात हैं। तो अपनी उन अक़लियात को पहचान लें, इस चक्कर में ना पड़ें कि जी हमें साइंस नहीं आती है तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नहीं। इसी तरह अगर उसका दूसरा वर्जन देखना है जो कि फ्री में मिल जाता है, उसको हॉलैंड कोड्स कहते हैं, उसका ताल्लुक हॉलैंड मुल्क से नहीं है, उन साहब का नाम हॉलैंड था, उन्होंने बनाया था। तो अगर हमें सिर्फ ये पता हो ना हमें क्या आता है, हम उसी अंदाज में वो तालीम हासिल कर लें, उसी फील्ड में वो काम मिल जाता है, हम तरक्की करना शुरू कर दें। ज़बरदस्त अंदील, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू का। बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हमें इशारा भी किया जा रहा है। तो जनाब, कल एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए मेहमान या प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अंदील जो कि सरबराह हैं मनसूबा बंदी और तरक्की के, यानी हेड प्लानिंग एंड ग्रोथ NIC। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और तब तक के लिए, कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।